बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अफशा हुमा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कोर्स कोड 8611 में एक और प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। लास्ट प्रोग्राम में हमने एक्शन रिसर्च पे बात की और एक्शन रिसर्च की पहली तीनों स्टेजेस एक्शन रिसर्च में सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और फिर प्रॉब्लम एलैबोरेशन के बाद एक एक्शन प्लान तैयार करने के काम आती हैं। तो ये 3 स्टेजेस तक हम एक्चुअली क्लासरूम इंटरवेंशन शुरू नहीं करते। जो 4th स्टेज है, जिससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने पिछली दफ़ा भी कहा कि एक्शन प्लान तैयार करने के लिए आप या तो किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले रहे होंगे या आप लिटरेचर से हेल्प ले रहे होंगे, आप मुख्तलिफ केस स्टडीज़ पढ़ रहे होंगे और आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि किस किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जब हम 4th स्टेज पे पहुंचेंगे यानी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज से मुराद ये होगी कि अब हमने कम अज़ कम 3 ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस तैयार कर रखे हैं। यानी जो प्रॉब्लम हमने डिटेल से पहले एनालाइज किया, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया, उसकी तह तक पहुँचे, हमने डायग्नोसिस भी किया, हमने प्रोग्नोसिस भी किया और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस, प्लॉजिबल सॉल्यूशंस लेके अपने इंस्टीट्यूट में या क्लासरूम में इंटरवेंशन करने जा रहे हैं। इस स्टेज के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले से प्रिपरेशंस कर लें। प्रिपरेशंस इस तरह से कर लें कि एक तो हमारी टाइमलाइन तैयार हो, हमें पता हो कि हम इंटरवेंशन 1 या सॉल्यूशन 1 कितने दिन या कितनी देर तक उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, फिर कब हम सॉल्यूशन 2 पे शिफ्ट कर जाएंगे, कब हम सॉल्यूशन 3 पे शिफ्ट कर जाएंगे। एक्शन रिसर्च में मुख्तलिफ ऑथर्स ने इसको मुख्तलिफ तर्ज से लिखा है। बाज़ ऑथर्स ये भी कहते हैं कि अगर आपका फर्स्ट सॉल्यूशन काम कर रहा है तो यू डू नॉट नीड टू गो टू द सेकंड सॉल्यूशन। और बाज़ ऑथर्स ये भी कहते हैं कि नहीं, आपने जो 3 हल तजवीज़ किए थे अपने प्रॉब्लम के लिए, आप उन तीनों को बारी बारी इम्प्लीमेंट करके देखें। तो इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम मेरा ख्याल है और उसकी क्या नौइयत है। क्या आपने पूरे क्लासरूम के लिए कोई इंटरवेंशन तैयार की भी है, आपने कोई पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए तैयार की भी है, या आप किसी एक इंडिविजुअल के एक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल की स्टडी कर रहे हैं, किस लेवल का एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च में आप इन्वॉल्व हैं। एक हिस्सा जो बहुत रेगुलरली करना पड़ेगा ड्यूरिंग एक्शन रिसर्च, वो है आपकी रिकॉर्ड कीपिंग और आपकी रिफ्लेक्टिव राइटिंग। ये याद रखिए कि एक्शन रिसर्च रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है। आप एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हैं, इसलिए आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली और फिर आप एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हैं तो आप इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, रिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग साथ साथ जारी रहेगी ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर एक्शन प्लान एज वेल। और बहुत अच्छा हो अगर आप उसके साथ कोई ना कोई फीडबैक मैकेनिज्म भी तैयार कर लें। तो हमने 3 बातें की हैं कि एक तो आप प्रिपरेशन पूरी कर लें कि किस स्टेज पे, किस सिनेरियो में आपने कब अपना इंटरवेंशन शुरू करना है। दूसरा, आपने नोट टेकिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग साथ साथ जारी रखनी है। और तीसरा, अगर आप कोई फीडबैक मैकेनिज्म भी तैयार कर लें, यानी आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंटरवेंशन किया, तो आप अपने साथ कोई ऑब्जर्वर्स बिठा लें या जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर्स हैं, जो आपके इंटरवेंशन का हिस्सा हैं, उन्हीं से फीडबैक लेने के लिए कोई फॉर्म तैयार कर लें। This is called implementation stage, stage 4. Stage 5 is actually data collection. When you begin an intervention, तो पहले 1 दिन में आपको और आपके पार्टिसिपेंट्स को प्रोसेस समझना होता है और करना होता है। उसके बाद आप एक्चुअल डेटा कलेक्शन शुरू करते हैं, यानी अब जो इंटरवेंशन मैंने की है, जो एक्शन प्लान के तहत मैंने एक नया ट्रीटमेंट या कोई नई एक्टिविटीज़ या कोई नई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी शुरू की है, अब मैं डे वाइज
या पीरियड में या क्लास में उसकी ऑब्जर्वेशंस किस तरीके से रिकॉर्ड करूं। सो दिस इज डेटा कलेक्शन स्टेज। इस स्टेज में भी आप मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं। क्यों मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं, उसकी दो वजूहात होंगी। एक तो ये होगा कि आपको मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और दूसरा ट्रायंगुलेशन होगी, यानी सिर्फ आप एक शख्स डाटा कलेक्ट करके उसी के ऊपर एनालाइज नहीं कर रहा होगा, आप कम से कम 2-3 टूल्स यूज़ कर रहे होंगे। अब टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आपकी अपनी वो जो फील्ड नोट्स आप ले रहे हैं या ऑब्जर्वेशन नोट्स ले रहे हैं, या आप एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बना के लेके जा रहे हैं। एक टूल तो ये है जिसको आप एज अ रिसर्चर खुद फिल कर रहे हैं। दूसरा टूल हो सकता है कि आप पार्टिसिपेंट्स में से किसी से कहें, या आप किसी अपने टीचर से, अपने कोलीग से कहें कि वो आपके क्लासरूम्स को ऑब्जर्व कर ले और वो अपने तौर पर एक रिकॉर्ड कीपिंग करें। ये भी हो सकता है। बच्चों पर की जाने वाली इंटरवेंशन में हम पीयर रिव्यू भी करवा लेते हैं कि बच्चे ही एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हुए एक डाटा शीट फिल कर देंगे। और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द चेंज दैट यू वांटेड टू ब्रिंग थ्रू योर इंटरवेंशन। उसके लिए कोई असेसमेंट टूल तैयार करें। वो चेंज अकर हुआ या नहीं हुआ, अगर वो बच्चे की बिहेवियर में अकर होना था, अगर वो बच्चे की लर्निंग में कहीं चेंज आना था, अगर वो क्लासरूम में जो डिसिप्लिनरी इश्यूज हो रहे थे या बिहेवियरल इश्यूज हो रहे थे उनके बारे में था, या वो इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही थी, हमने उनको इम्प्रूव करने के लिए किया था। कोई भी इंटरवेंशन जिस मकसद के लिए हो रही थी उसमें चेंज अकर होनी शुरू हुई या नहीं, इसके कुछ असेसमेंट टूल्स तैयार करें। वो असेसमेंट टूल कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है जिसको आप बैठ के बाद में एनालाइज कर लें, और ये भी हो सकता है कि बच्चे की अचीवमेंट को मेजर करने के लिए आप बाकायदा कोई लर्निंग असेसमेंट का टूल बना लें, जैसे टेस्ट्स होते हैं, जैसे क्विज होते हैं। तो आपने 3 तरह के कम से कम डाटा कलेक्ट करने होंगे, यानी एक आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी, एक कोई पीयर रिव्यू होगा, या नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है और पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, और एक कोई असेसमेंट टूल होगा। अब जब मैं ये 3 तरह के टूल्स पे बात करती हूँ तो इससे पता ये चलता है कि हमारे पास सिर्फ एक तरह का डाटा कलेक्ट नहीं होगा, हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा भी होगा और क्वालिटेटिव डाटा भी होगा। एक्शन रिसर्च मोस्टली कंसिडर भी मिक्स्ड मेथड रिसर्च की जाती है, जिसमें मल्टीपल डाटा सोर्सेज हैं। अब क्योंकि मल्टीपल डाटा सोर्सेज हैं तो फिर आपके पास एट द एंड ऑफ योर इंटरवेंशन आपके पास क्वांटिटेटिव टर्म्स में कोई फ्रीक्वेंसीज होंगी, कोई ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट पे आपने टिक क्रॉस किए होंगे, उनको आप नंबर्स देंगे, और जो ऑब्जर्वेशंस या जो रिफ्लेक्टिव जर्नल आपने लिखा होगा, या जो पीयर रिव्यू में लोगों ने कमेंट्स लिखे होंगे, या पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में कमेंट्स लिखे होंगे, वो सारा वर्ड्स की फॉर्म में होगा, यानी क्वालिटेटिव डाटा होगा। एक्शन रिसर्च के रिजल्ट्स जनरलाइजेबिलिटी क्लेम नहीं करते। जनरलाइजेबिलिटी से मुराद ये है कि जब हम टिपिकली एक अप्लाइड रिसर्च करते हैं तो हमारा इरादा ये होता है कि हम एक अप्लाइड रिसर्च के दौरान हासिल होने वाले रिजल्ट्स से जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होंगे, जनरलाइजेबल होंगे, यानी हम उन सब के लिए उन रिजल्ट्स को ट्रू मानेंगे। एक्शन रिसर्च में हमने ना तो कहीं पॉपुलेशन की बात की ना सैंपल की बात की। इसका मतलब है कि हम अपनी क्लासरूम या अपने इंस्टीट्यूशन में की जाने वाली इंटरवेंशन को बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहे कि ये बाकी तमाम क्लासरूम्स और तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए एज इट इज़ जनरलाइजेबल है। हम अपने क्लासरूम में, अपने इंस्टीट्यूशन में एक इंटरवेंशन से कुछ डेटा कलेक्ट करके, एनालाइज करके इंफॉर्मेशन तो जनरेट कर रहे हैं,
लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कोई रिसर्चर उठा के एक लार्जर स्केल पे इम्प्लीमेंट करेगा तो वो जनरलाइजेबल होगी। फिर उसका टेस्ट होगा कि क्या ये बाकी केसेस में भी इसी तरह एप्लीकेबल है या नहीं। क्लासरूम इंटरवेंशन या इंस्टीट्यूशनल फोकस्ड रिसर्च या प्रैक्टिशनर्स रिसर्च का मतलब कतन ये नहीं है कि वो ये क्लेम कर रहा होता है कि अब कहीं भी ऐसा कोई भी मसला होगा तो यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन उसके काम आ जाएगा। इसलिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस तक जाते हैं। एक्शन रिसर्च की बुनियाद पे हम कोई इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके लार्जर पॉपुलेशन के लिए कोई जनरलाइजेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तो जो क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास आएगा नंबर्स की फॉर्म में, उसका भी हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे, यानी परसेंटेजेस में बता देंगे, मीन स्कोर्स में बता देंगे, फ्रीक्वेंसी में, ग्राफ्स में दिखा देंगे कि कहाँ कैसे चेंज अकर हुआ। जो क्वालिटेटिव डेटा है जो वर्ड्स की फॉर्म में है, उसका एनालिसिस दो तरीके से किया जा सकता है। अगर तो आपने ऑलरेडी कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए किसी की थेरी इस्तेमाल करते हुए या थेरीज़ में से फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हुए अपनी इंटरवेंशन डिज़ाइन की थी, तो फिर आप उसी फ्रेमवर्क की बुनियाद पे क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे। जबकि अगर आपने एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रिसर्चर्स अजम्पशन के ऊपर अपनी एक इंटरवेंशन डिज़ाइन की जिसके पीछे कोई थ्योरेटिकल मॉडल नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो फिर आप ओपन कोडिंग करते हुए थीमेटिक एनालिसिस करेंगे। तो ये दो तर्ज का एनालिसिस है जो क्वालिटेटिव डेटा का किया जाता है। एक फ्रेमवर्क एनालिसिस कहलाता है और एक ओपन कोडिंग से थीमेटिक एनालिसिस बनता है। ओपन कोडिंग से थीमेटिक एनालिसिस जो हासिल होता है, मुझे पर्सनली वो ज़्यादा रिच लगता है, क्योंकि वो आपके क्लासरूम की, आपके इंस्टीट्यूशन की, आपके इंटरवेंशन की रियलिटी को सामने लेके आता है, इसकी बजाय कि आप किसी का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हुए उसके लेंस से चीज़ों को देखना शुरू कर दें। आप बिल्कुल एक ओपन माइंड के साथ अपने उस केस में जिसमें आपने इंटरवेंशन की है, एक ओपन माइंड से आप उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया जाएगा और जो क्वालिटेटिव डेटा आप कलेक्ट करेंगे ड्यूरिंग योर इंटरवेंशन, एट द एंड ऑफ द इंटरवेंशन, जब आप चेंज को मेजर कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। लोगों की राय लेने में ये बात रह गई कि शायद आप पेरेंट्स से भी कोई डेटा फिल करवा सकते हैं कि हम ये इंटरवेंशन कर रहे हैं क्लासरूम में, तो हाउ इज़ इट चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो हो सकता है आप उनके लिए भी कोई फीडबैक फॉर्म यूज़ करें। इन एनी केस जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा आएगा, आप उसका एनालिसिस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। दैट्स द फाइनल स्टेज ऑफ योर एक्शन रिसर्च. Now this report writing is actually giving you and your colleagues a piece of literature. ये जो रिपोर्ट जनरेट करना है, आपने अपने क्लासरूम में एक इंटरवेंशन किया, आपने 2-3 तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी की, एनालिसिस किया, यू आर डन. यू नो what worked, what did not work. लेकिन जब तक आप इसकी रिपोर्ट राइटिंग नहीं करेंगे, nobody else knows other than you. तो आप ये तमाम इंटरवेंशन, ये तमाम कोशिश काविश करके अपने ही क्लासरूम की हद तक अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके आप सुकून की नींद सो सकते हैं और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने मसला हल कर लिया और उन बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन जब आप ये रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और जब आप इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे विद इन योर इंस्टीट्यूशन, विद योर कलीग्स, विद द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो फ़ायदा ये होगा कि एक तो कोई और आपकी रिपोर्ट को पढ़ेगा, सुनेगा और फिर आपसे उस पर फर्दर बातचीत करेगा। एक एक्शन रिसर्च से आपकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ख़त्म तो नहीं हो गई। एक एक्शन रिसर्च के बाद
बहुत सारे नए सवालात भी जन्म ले सकते हैं, और वो सवालात तब जन्म लेते हैं जब आप बैठ के इसको लिखना शुरू करते हैं, जब आप इसको एक रिपोर्ट की शक्ल देना शुरू करते हैं। What did I do? What did others do? What worked? What did not work? अगर आपको याद आ रहा हो तो ये फिर उसी तरह के सवाल आते हैं जो हमने गिब्स साइकिल में समझे थे रिफ्लेक्टिव राइटिंग के दौरान। तो अब ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग की ही आखिरी स्टेज है, एंड यू आर राइटिंग योर रिपोर्ट फॉर योरसेल्फ and for other people working within the same institution or neighboring institutions, जो आपकी रिपोर्ट को पढ़ के सीखेंगे, समझेंगे कि जब आपको एक मसला दरपेश आया तो आपने उसको कैसे सॉल्व किया। आपके काम ये आएगा कि जब आप वो पूरी रिपोर्ट राइटिंग कर लेंगे, you will develop further questions, and those questions will keep you going on and on as an action researcher, as a reflective practitioner. तो हमने एक्शन रिसर्च को 6 स्टेजेस में समझने की कोशिश की। द फर्स्ट स्टेज वाज डायग्नोसिस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। द सेकंड स्टेज वाज प्रॉब्लम एलैबोरेशन, जिसमें आपने प्रॉब्लम के बारे में डेटा कलेक्ट किया था। देन इट वाज अ स्टेज ऑफ प्रोग्नोसिस, आप मुख्तलिफ ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करे थे लिटरेचर की मदद से, एक्सपर्ट्स की मदद से। Then you actually implemented your proposed solutions, you collected data, you analyzed data, and then you developed a report. तो ये एक एक्शन रिसर्च का complete cycle है, and at the end of the report you might have further questions for your next journey into another action research and go on. अब हम बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च जैसे हमने समझी, क्या एक्शन रिसर्च ऐसी ही होती है हमेशा? द आंसर इज कि लिटरेचर हमें 3 तरह की एक्शन रिसर्च के बारे में बता रहा है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च इज कॉल्ड द साइंटिफिक और टेक्निकल व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड प्रैक्टिकल deliberative action research, and the third type is enhancement approach और critical action research. थेरिस्ट हमें ये बताते हैं कि जो फर्स्ट टाइप है द साइंटिफिक टेक्निकल व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रैक्टिस है। यहाँ पर जो रिसर्चर है वो मोस्टली एक एकेडमिक रिसर्चर होता है, जो प्रैक्टिशनर होता है वो और एक एकेडमिक रिसर्चर मिल के काम कर रहे होते हैं। वो जो एकेडमिक रिसर्चर है उसका गोल डिफरेंट है। द गोल ऑफ रिसर्चर इन दिस अप्रोच इज टू टेस्ट अ पर्टिकुलर इंटरवेंशन बेस्ड ऑन अ प्री स्पेसिफाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब क्योंकि वो एकेडमिक रिसर्च कर रहा है तो उसके पास ऑलरेडी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड है, और वो उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर बना हुआ एक सॉल्यूशन लेके प्रैक्टिशनर के पास आता है, और रिसर्चर और प्रैक्टिशनर मिलके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिशनर का गोल अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और इस एकेडमिक रिसर्चर का गोल उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन देखना है, और ये दोनों मिलके एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड इंटरवेंशन करते हैं। टाइप 2, जिसको प्रैक्टिकल डेलिब्रेटिव एक्शन रिसर्च कहते हैं, दिस वाज गिवन बाय मैककर्नन। द प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ एक्शन रिसर्च ट्रेड्स ऑफ सम मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, डेलिब्रेशन, नेगोशिएशन एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। द गोल ऑफ प्रैक्टिकल action researcher is understanding practice and solving immediate problems. जब आप ये लफ्ज़ सुनते हैं और ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो प्रैक्टिकल डेलिब्रेटिव एक्शन रिसर्च है ये प्योरली प्रैक्टिशनर खुद कर रहा है, और ये वो रिसर्च है जिसके हमने लास्ट एग्जाम्पल में 6 स्टेजेस देखे थे। मी एज अ टीचर, मैं ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं ही उसके लिए सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहा हूँ, और मैं ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ।
इसमें कोई एकेडमिक रिसर्चर शामिल नहीं है। सो दिस इज प्रैक्टिकल डेलिब्रेटिव एक्शन रिसर्च। तो वो जो मेरे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का हिस्सा एक एक्शन रिसर्च है, दैट इज मोस्टली दिस टाइप 2 ऑफ एक्शन रिसर्च। टाइप 3 इज एनहांसमेंट अप्रोच और critical action research. In this type, the action research, there are two goals. One is to increase the closeness between the actual problem encountered by the practitioners in a specific setting and theory used to explain and solve the problem. Second goal, which goes beyond previous two types, it is to assist practitioners in identifying and making fundamental problems explicit by raising the collective consciousness. एक एक्शन रिसर्चर जब टाइप 3 रिसर्च में जाता है तो टाइप 3 रिसर्च का एक्शन रिसर्चर थ्योरी को भी रिस्पॉन्ड बैक करता है और प्रैक्टिशनर्स को क्वेश्चन करता है, प्रैक्टिशनर्स को चैलेंज करता है, प्रैक्टिशनर्स की करंट प्रैक्टिसेस के ऊपर क्वेश्चंस रेज कर देता है। सो टाइप 1 is mostly a collaboration between academic researcher and practitioner. Type 2 is your own research in your own institution, in your own classroom, जिसकी हम mostly examples पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। Type 3 is a critical thinker. अब ये सिर्फ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की रूटीन में आने वाली रिसर्च नहीं रह जाएगी। ये वो रिसर्च होगी जिसमें आप करंट प्रैक्टिसेस को क्रिटिक कर देंगे या जो लिटरेचर आपने पढ़ा था, जो थ्योरी आपने सुन रखी थी, उसको भी क्वेश्चन कर देंगे, उसको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे कि अच्छा 20th सेंचुरी में अगर ये लर्निंग थ्योरी थी और वो कह रही थी बच्चे ग्रुप की फॉर्म में ऐसे सीखते हैं, तो आज वो बच्चे जो ज़्यादा वक्त मोबाइल फ़ोन के ऊपर रहते हैं, वो जब ग्रुप फॉर्म में फिज़िकल एनवायरनमेंट में एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो शायद उनका कोलैबोरेटिव लर्निंग का मॉडल ही बदल जाए। ये वो एक्शन रिसर्च होगी जो रियल सिचुएशन में आज की रियलिटी को अनपैक करके सामने ले आएगी और नए प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर देगी, ना सिर्फ ये कि सॉल्यूशंस देगी। तो ये 3 तरह की एक्शन रिसर्च है। आप एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यूजुअली टाइप 2 एक्शन रिसर्च में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, बट आई हैव सीन पीपल एंड द लिटरेचर टेल्स अस एज वेल that the longer you stay in a profession and the deeper you go in a profession, you become more and more of type 3 action researcher. यानी आप थ्योरी को भी रिस्पॉन्ड बैक करना शुरू कर देते हैं और जो कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं, जो काम सब लोग कर रहे होते हैं, आप उनकी क्रिटिक शुरू कर देते हैं। आप नए से नए आइडेंटिफाइड सॉल्यूशंस लेके आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और जो आपके आसपास होती भी प्रैक्टिसेस होती हैं, आप उनको रिस्पॉन्ड बैक करना शुरू कर देते हैं। आप उनको बताना शुरू कर देते हैं कि व्हाई योर सॉल्यूशन इज़ नॉट वर्किंग, व्हाई द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट्स। तो ये था हमारा एक्शन रिसर्च के बारे में एक डिटेल्ड बट नॉट टू डिटेल्ड एक लेसन, जिसमें हमने एक्शन रिसर्च की अहमियत पे भी बात की, टीचर एज एक्शन रिसर्चर पे भी बात की, फिर हमने आपसे एक एक्शन रिसर्च की 6 स्टेजेस पे बात की और हमने अब आखिर में आपसे 3 टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च पे बात की। आई होप कि अब जब आप इन यूनिट्स को पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड लिटरेचर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्शन रिसर्च पहले से ज़्यादा वजाहत के साथ समझ आएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।